पोस्टिंग से संबंधित भी कई प्रश्न हैं। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं नए पोस्टिंग के लिए क्या कोई टाइमलाइन निर्धारित कर रही है? इस पर कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत सारे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं राज्य मुख्यालय में और बहुत सारे लोग आते रहे और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो हम लोगों ने सोचा कि इन सभी के आवेदन पत्र हम लोग ऑनलाइन पोर्टल में प्राप्त करेंगे। कुल मिला के 1,90,000 आवेदन पत्र सभी प्रकार के प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने उसकी समीक्षा की कि किस प्रकार के आवेदन पत्र हैं और हम लोगों ने उसको देखा कि मोटा मोटी वो जो है ब्रॉडली वो 7 कैटेगरी के लोग थे। इसमें रुग्णता का इशू था, कुछ परिवार के लोग रुग्ण थे, कुछ अपने विकलांग थे, कुछ विडोज थे और कुछ हमारे जो पति पत्नी वाले मामले थे, जो पति और पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं वो थे और बाकी दूर दराज के लोग थे। तो ये करीब 1,90,000 आवेदन पत्र थे। यदि 1,90,000 की संख्या को देखा जाए तो ये हमारे जो कुल शिक्षक की संख्या है करीब 5.5 लाख है। और एक बार में इसको करने में आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों ने कहा कि पहले इसको हम लोग फेज वाइज लेते हैं और हम लोगों ने इसको 7 जो क्राइटेरिया है उसको हम लोगों ने टेकअप किया। शुरुआती हम लोगों ने कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए और फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि इसको कंप्यूटर बेस्ड फिटिंग जो भी लॉजिक है उसको हम लोग आके फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो ऊपर के 7 कैटेगरी हैं जिसमें बीमारी का कारण है, उसके बाद उसमें जो लोग बीमार हैं, जिनके परिवार के लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, पति पत्नी के जो मामले हैं, कुल 7 कैटेगरी के जो आवेदन पत्र हैं वो हम लोगों ने टेकअप किए और उस सभी को टेकअप करके हम लोगों ने एक मुश्त हम लोगों ने जिला आवंटन कर दिया, जो हाल ही में आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में एक सूची निकली है। उसके बाद अब बच गए हैं जो सबसे बड़ा कैटेगरी है वो है दूरी वाला कैटेगरी है। जो पुराने जो 6 कैटेगरी थे उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग मुख्यालय में आने लगे और बहुत सारे लोग ने अपने आवेदन पत्र देने लगे कि भाई हमारा नहीं हो। तो ये बात मैं बिल्कुल सभी को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया है कि करीब 650 लोग ऐसे लोग थे जिनका ना ही जो उनका सर्विस रिकॉर्ड है उसमें ना ही ये लिखा है कि वो किस प्रकार के टीचर हैं, वो कौन से कक्षाएं पढ़ाते हैं, वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, मिडिल स्कूल टीचर हैं, हाई स्कूल टीचर हैं, इसकी कोई जानकारी उनके रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए जब ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर चला तो उतने उसने छांट दिया 650। हम लोगों ने ये कहा है कि वो 650 जो टीचर हैं वो अपना सर्विस रिकॉर्ड पहले पूरा करें ताकि हम लोग उनका भी हम लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो हम लोग टेकअप करेंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज के बाद ये जो फर्स्ट 6 कैटेगरीज हैं तो ये फर्स्ट 6 कैटेगरी कंप्लीट हो जाएंगे। बच जाते हैं जो लास्ट कैटेगरी, सबसे बड़े कैटेगरी है वो है जो दूरी वाले हैं, जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट जो अपने जहाँ पे जो इच्छिक डिस्ट्रिक्ट है उससे दूर है और उसमें भी पुरुष हैं और उसमें महिला है। हम लोगों ने सबसे पहले जो टेकअप किया है वो है जो नियोजित सक्षमता पास जो टीचर हैं उसको हम लोग फर्स्ट टेकअप करें। महिलाएं फीमेल सक्षमता पास फीमेल है। ऑलमोस्ट मैंने लिस्ट हम लोगों ने फाइनल कर ली है और आज शनिवार है, 1-2 दिन लगेगा उसको समीक्षा करके क्रॉस चेक करने में। तो सबसे पहले सक्षमता पास जो फीमेल टीचर है उसकी लिस्ट निकलेगी, उसके बाद फीमेल TRE 1 और TRE 2 हम लोग निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पुरुष टेकअप करेंगे। तो इससे ये है कि हम लोग एक तो फेज वाइज देखते हैं, चेक करते हैं, फेज वाइज हम लोग चल रहे हैं और सबसे पहले तो हम लोग को पहले जिला अपने जिलों में उसको आवंटन कर रहे हैं। और हम लोग जब जिले आवंटन करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ जिले से अचानक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए और कुछ जिले में अचानक बहुत सारी संख्या में आ जाए। उदाहरण स्वरूप जैसे मैं बताना चाहूंगा कि पटना जिला के लिए ऑलमोस्ट 20% आवेदन पत्र पटना जिला के लिए और सभी लोग पटना जिला आना चाहते हैं और वो भी पटना के नगर निगम क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो हम लोग ये सब चेक करते हैं कि वास्तव में मतलब कितने लोग आ रहे हैं किसी जिला में और कितने लोग किसी जिला से जा रहे हैं।
तो जब हमारे सिस्टम में हम लोग चेक करते हैं, जब हमारे सामने शीट आती है, तो 38 जिले से लोग जा रहे हैं और 38 जिले में लोग आ रहे हैं। तो पूरी संख्या रहती है कि कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं। एक तो जिला का अपना बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, दूसरा है स्कूल का भी बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। पता चला एक स्कूल खाली हो गया और दूसरे स्कूल में जहां पे 5 शिक्षक की आवश्यकता थी वहां 8-10 हो गए। तो स्कूल का भी अपना बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जितनी आवश्यकता है किसी स्कूल में उतने ही टीचर जाएंगे। तो हम लोग की ये पॉलिसी है कि जहां तक संभव हो, अगर वैकेंसी होगी तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे उसी स्कूल में जहां पे आपने, जिस पंचायत में आपने मांगा है। अन्यथा हम लोगों ने ये पूछा है एफिडेविट के माध्यम से भी कि उसके बगल बगल में नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंसेस में हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। और हम लोग का ये है कि जहां तक हम लोग पॉसिबल है, जहां तक हम लोग हमारी सिस्टम मतलब डामाडोल ना हो जाए या ये पूरी संख्या मतलब एडवर्स ना हो जाए, उतना तक हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे। और ये पूरी एक्सरसाइज 1,90,000 में होनी है। तो पहले जिला आवंटन होगा, फिर जिले के अंदर स्कूल का आवंटन होगा। तो सबसे डिफिकल्ट काम पहले जिला है। और कभी कभी देखते हैं कुछ जिले में नाम नहीं लूंगा, ये वहां बड़ी संख्या से बाहर है, और कुछ जिले हैं जो बड़ी संख्या में वहां पे एंट्री हो रही है टीचरों की। तो ये रेशियो कभी डगमगा ना जाए और डामाडोल ना हो, ये हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ठीक ठाक ऑलमोस्ट फिट हो जा रहा है। और नियोजित महिलाओं का शुरू होगा, उसके बाद TRE1 TRE2 महिलाओं का टेकअप करेंगे, फिर पुरुष का टेकअप कर लेंगे। सर, एक मनीष कुमार सिंह है, राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हैनी, रफीगंज, औरंगाबाद के। इनकी शिकायत है कि इन्हें जो जिला अलॉट किया गया है उनसे ये संतुष्ट नहीं है। ये कहते हैं कि मैं OBC का कैंडिडेट हूं, पर ज़्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। OBC का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं OBC होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला है। देखिए, हम लोग का जो क्राइटेरिया है, जब हम लोग टेकअप करते हैं पोस्टिंग के लिए, हम लोग उस कैटेगरी को लेते हैं जो BPSC जिस कैटेगरी में रिजल्ट देता है। आप किसी भी कैटेगरी के मतलब कैंडिडेट हो, बट BPSC जो रिजल्ट देता है उसी कैटेगरी का हम लोग मान के चलते हैं। मैंने जब ये मेरे WhatsApp पे आया था ये प्रश्न, और जब मैंने WhatsApp में इस मैसेज को देखा तो सबसे मैंने पूछा कि मैंने इसका रिकॉर्ड निकालिए, आप इसका आवेदन पत्र निकालिए और इसका BPSC का इसका रिजल्ट निकालिए। दोनों मैंने देखा, आज सुबह ही मैंने देखा इसको। उसके बाद मैंने चेक किया कि देखा कि जब इनके रिजल्ट मैंने BPSC से वाला रिजल्ट से देखा, तो BPSC ने लिखा है कि इनका कैटेगरी जो भी कह रहे हैं OBC या जो भी है, और लेकिन इनका रिजल्ट उसने जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर किया हुआ। तो जब हम लोगों ने पोस्टिंग शुरू किया तो उनको जनरल कैटेगरी का आधार पर मानते हुए हम लोगों ने कर दिया। इनका ये कहना है कि इनको OBC सीट जो है वो मिलनी चाहिए, मतलब इनका मेन क्लेम। देखिए, OBC सीट मान लिया, आपके 50 सीट हैं। हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज भी दिया हुआ है, कल ही हम लोगों ने एक बड़ा प्रेस, सब 50 सीट है और OBC कैंडिडेट में 50 OBC और 30 जनरल में उसने BPSC ने रिजल्ट दिया, हो गया 80। अगर मैं ऊपर से 50 को मतलब OBC में डाल दूं तो जो 30 नीचे वाले जो हैं उनकी तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उस कैटेगरी का पद ही नहीं है, उस कैटेगरी पोस्ट ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो कैटेगरी में BPSC रिजल्ट देता है उसी को आधार मान करके पोस्ट देते हैं। और यही विभिन्न मामलों में ऐसे ही निर्णय हुआ है, विभिन्न सर्विसेज में भी ये निर्णय हुआ है जिला अलॉटमेंट का। और बहुत सारे जितने भी रूलिंग्स हैं ये सब इसी आधार पर है। और हमारे डिपार्टमेंट में इसी में जो हम लोग का रूल पोजीशन है उसके आधार पर यही बात निकल आई है। और यदि इस कैंडिडेट को कोई और अन्यथा जानकारी हो किसी अन्य नियम कानून की तो जानकारी दे सकते हैं, बट जो स्थापित नियम कानून है उसके बारे में हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज दिया है। और मैं बहुत ही स्पष्ट बोल रहा हूं कि हम लोग का ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो जाए या किसी के साथ पक्षपात हो जाए। हम लोग बहुत फेयर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। हम लोग पूरी सूची पब्लिश करते हैं, कहीं छुपी छुपाई सूची भी नहीं, आप देखिएगा पूरी सूची आ जाती है। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में करते हैं। और यह विश्वास आप सभी शिक्षकों को रखना चाहिए कि विभाग आपके
मामले में पक्षपात नहीं करेगी और जो स्थापित नियम कानून रूल वैकेंसी पोजीशन है उसके आधार पर जो पॉसिबली अच्छा हो आपके भलाई के लिए वो निर्णय लेगी। आपको कष्ट देने का, मुझे किसी टीचर को कष्ट देने का कोई इच्छा नहीं है और मैं चाहता हूं खुशी खुशी वो पढ़ाएं। श्रीमती स्मिता श्री हैं, एक माध्यमिक शिक्षिका हैं। इनका कहना है कि पोस्टिंग के लिए कुछ ऐसे शिक्षक जो विकल्प का चयन ही नहीं कर सके, तो ऐसे में क्या उन्हें आश्वासन के अनुरूप गृह जिला मिलेगा या फिर उनका जिला आवंटन किस प्रकार से? देखिए, हम लोग जब आवेदन पत्र देखते हैं तो इतना आधा अधूरा आवेदन पत्र फिल्ड होता है। किसी ने जिला दिया, किसी ने ऑप्शन दिया, किसी ने कुछ भर दिया, पता नहीं कैसे भरा जाता है, बट बहुत सारी गलतियां रहती हैं। और हम लोग का ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लोगों से आवेदन लेना, उनका पोस्टिंग करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। अभी 1,90,000 पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, किंतु ये जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आगे भी आवेदन पत्र लेते रहेंगे। तो ये ऐसे किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है कि ये अंतिम मौका है, उसके बाद नहीं होगा। जब मौका आएगा, जब आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, तब वो अपना एप्लीकेशन दे सकेंगे। एक श्रीमती स्मिता सिंह शिक्षिका रामजी चक पटना की हैं। इनका कहना है कि सर, हमारे राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने के बावजूद शिक्षकों का वितरण असामान्य है। मेरे विद्यालय में कुल 9 शिक्षक हैं एवं लगभग 1,000 बच्चे नामांकित हैं। तो इस परिस्थिति में राज्य सरकार शिक्षकों के समान वितरण, रैशनलाइजेशन के संबंध में क्या विचार कर सकती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब हम लोग पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं और जब टीचर का फ्लो होता है, वो मतलब वो ऐसा ही एडवर्स ना हो जाए कि कुछ जिले से टीचर्स बाहर आ जाएं और कुछ जिले में ज्यादा टीचर हो जाएं, या कुछ स्कूल से बाहर आ जाएं और कुछ स्थानों पे ज्यादा टीचर हो जाएं। तो ये रैशनलाइजेशन पर बहुत हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन। और हम लोग देख रहे हैं कि देखिए, 2 प्रकार का हम लोग रैशनलाइज करते हैं। एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक जिला और दूसरे जिले के बीच में बराबरी का भाव हो। जितने पटना जिला में टीचर हो उतने ही अररिया, पूर्णिया या भागलपुर में हो। और स्कूल में भी एकरूपता होनी चाहिए। अगर 1000 बच्चे हैं तो 40 के हिसाब से ज्यादा टीचर होने चाहिए। तो जो इंट्रा जिला है, जो जिले के अंदर के टीचर का अनुपात है, वो हम लोग प्रथम ट्रांसफर पोस्टिंग में तो देख लेंगे। मोटा मोटी हम लोग को पता है कि कितने बच्चे हैं, क्या है। लेकिन ये जिला स्तरीय स्थापना समिति का भी दायित्व है, जिसको डीएम अध्यक्षता है, कि वो ये इंश्योर करें कि इनके स्कूल के अंदर, उसके जिलों के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट अनुपात बराबर है। अगर थोड़ा दाएं बाएं चला गया हो तो उसको करेक्ट करें। वो जिला स्तरीय स्थापना समिति है। प्रथम पोस्टिंग हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्हीं की जवाबदेही है कि अपने जिले के अंदर इसको आप नॉर्मलाइज करके उसको ठीक रखें। सर, एक ऐसा कई लोगों ने प्रश्न भी किया है कि इसमें प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि बिहार के बच्चे गणित की मूलभूत संक्रियाओं को हल करने में अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं, परंतु एससीईआरटी द्वारा एवं कई अन्य संस्थाओं द्वारा समय समय पर कराए गए उपलब्धि सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि बच्चे गणित विषय की मूलभूत संक्रियाओं यथा जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया को बेहतर ढंग से अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्या सरकार कक्षाओं में गणित विषय को बेहतर करने के लिए कोई सार्थक प्रयास कर रही है? देखिए, ये आर्यभट्ट की भूमि है और जो शून्य है वो उसका आविष्कार इस भूमि पर हुआ। और मेरी जानकारी में बिहार के जो बच्चे हैं, गणित उनका बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जब अंक हम लोगों ने एग्जामिनेशन लिया और हम लोग जब सर्वे करते हैं तो देखते हैं कि गणित इनका अब थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने जनवरी महीने में 100 दिन का हम लोगों ने एक्सरसाइज दिया था कि किसी भी हालत में आप बच्चों को 100 दिन गणित और रीडिंग, मैथमेटिक्स और रीडिंग आप पढ़ाएंगे और रिवाइज कराएंगे। हो सकता है कि थोड़ा कम पड़ गया हो, लेकिन अब गणित पर ज्यादा हम लोग जोर देंगे। ये एक विषय है कि गणित पे हम लोग और ज्यादा परीक्षाएं लेंगे और रिवीजन कराएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे गणित जो है, जिस स्तर का गणित होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उस स्तर का गणित की पढ़ाई हो। तो हम लोग अब रिवीजन, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि
अप्रैल महीने में हम लोगों ने केवल रिवीजन एक्सरसाइज रखा है, केवल रिवीजन, ओनली रिवीजन, कि आप केवल रिवाइज करिए पिछले साल का, और अप्रैल के एंड में फिर गणित का परीक्षा होगा, गणित का रीडिंग का फिर परीक्षा होगा। और अब हर बार मतलब रेगुलरली गणित का एग्जाम होगा हर महीने, कि भाई गणित आप यू विल हैव टू स्टडी। गणित और रीडिंग ये दो चीजें जो विभिन्न सर्वे में हम लोग को कहा गया है कि आप इस पर ज्यादा जोर दें ताकि बच्चे अच्छा करें। और मैं सभी टीचर से भी अनुरोध करता हूं कि छोटे बच्चों के तो गणित तो कोई भी पढ़ा सकता है, उसके लिए कोई विशेष गणित का टीचर नहीं चाहिए। इसलिए जो छोटे बच्चों को है, जोड़ घटाव है, मल्टीप्लिकेशन है, इस सब पर थोड़ा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि अब गणित का जो स्तर है इस राज्य में बच्चों में उसमें और उछाल हो। और मेरा विचार है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर सभी टीचर ट्राई करेंगे तो हम लोग फिर मतलब मैथमेटिक्स में हम लोग कर पाएंगे। नहीं, बहुत ही अच्छा होगा सर। ये अगला सवाल तो वैसे आपने सर जब भी जवाब दिया भी है, लेकिन फिर भी मैं ये प्रश्न रख ले रहा हूँ। असर सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि पिछले कुछ समय में बच्चों के उपलब्धि में 7% तक की वृद्धि हुई है, परंतु सर्वेक्षण बताते हैं कि अभी भी बच्चों की उपलब्धि हिंदी विषय में खास तौर से पढ़कर समझने के कौशल में अच्छी नहीं है। क्या विभाग इस पर कोई विशेष योजना? मैं वही कहा है आपको कि ओवरऑल तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं जी। अगर आप मैट्रिक का या आईए का रिजल्ट देखें तो हम लोग वी आर डूइंग बेटर देन लास्ट ईयर से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं ना, तो उसमें हम लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है। और मैं टीचर्स से बार बार कह रहा हूँ, बार बार कोशिश करिए कि बच्चों को पढ़ना सिखाइए। मतलब रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग कैपेसिटी वो तो क्लास 1, 2, 3 से शुरू होगा, तो रीडिंग कैपेसिटी उसका बढ़ाइए कि बच्चे अच्छा रीडिंग करें। और साथ ही साथ ये कोशिश करिए कि बच्चे मतलब मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में ये सुधार हो। सर इसी में एक प्रशिक्षण से संबंधित है, इन्हीं छोटे बच्चों के जो शिक्षक हैं उनके लिए फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के लिए इनका पूछना है। प्राथमिक शिक्षक है नवादा के, सर 6 दिवसीय प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या एक फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी स्पेसिफिक मॉड्यूल से पेडागोजी संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है? साथ में क्या इनका समय समय पर ओरिएंटेशन या उन्मुखीकरण भी किया जाए टीचरों का? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो FLN बेस्ड टीचिंग है, आपने देखा होगा इस बार बिहार दिवस में FLN बेस्ड एग्जीबिशन भी हुआ था और सभी टीचर्स अपना FLN किट लेकर आए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। विभाग को मैंने कहा है कि एक तो पहले FLN किट क्या डॉक्यूमेंटेशन करिए कि किस प्रकार के FLN किट हैं, कैसे किट्स हैं, ये सब का आप डॉक्यूमेंटेशन पहले करिए, ताकि जो टीचर्स हैं उस डॉक्यूमेंटेशन या उस डॉक्यूमेंट को देके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। साथ ही साथ उस FLN किट को डेवलप करने के लिए चार्ट पेपर है या कुछ भी जो भी सामान सामग्री लगता है, वो शिक्षा विभाग उसके लिए पैसा देगा कि भाई आप खरीद के लाइए, बनाइए। और बहुत अच्छे FLN किट्स से आपके मैथमेटिक्स है, जोड़ घटाव है, ये सब पढ़ाने का बहुत सारे किट्स है। तो हम लोगों ने ये कहा है कि आप FLN किट्स डेवलप करेंगे और उसके माध्यम से पढ़ाएंगे। और एक अच्छा लर्निंग मेथोडोलॉजी है, तो इसको अडॉप्ट करना मेरे ख्याल से बच्चों के हित में अच्छा रहेगा। एक सर एक प्रश्न है कि भारत सरकार की अभी हाल में शिक्षा के लिए बनाई गई पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह अनुशंसा की है कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। मल्टीग्रेड अथवा बहुवर्गीय शिक्षण बेहतर नहीं है। अब चूंकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बहुत हद तक दूर कर ली गई है, तो क्या सरकार विद्यालयों को इस संबंध में कोई निर्देश देगी? देखिए, अगर आप टोटल टीचर्स देखें, कुल टीचर्स को आप डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस एंड स्कूल्स बिल्कुल बराबर बैठता है। मतलब आपको हैरानी होगी कि इतने शिक्षक हैं हमारे पास कि बिल्कुल बराबर हो जाता है। मतलब आप टोटल अप करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो असमानता है कि कुछ जिले में कम है, कुछ जिले में ज्यादा है, या कुछ स्कूल्स में ज्यादा है, कुछ स्कूल में कम है, तो ये जो असमानता हो जाती है, इसी में समस्या हो जाती है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट, टीचर, क्लासरूम ये रेशो बराबर हो जाए, ताकि कम से कम हर कक्षा का एक टीचर हो जाए। ये मल्टीग्रेड की एक आधा फर्स्ट क्लास और आधा सेकंड क्लास ना चले। मतलब क्लास 1 है तो क्लास 1 चले, क्लास 2 है तो क्लास 2 चले। सर एक आखिरी सवाल है। एक नारायण झा शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय करहरा बेनीपट्टी के।
इनका कहना है कि कक्षा 1 से 12 में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस अंतर्गत प्रत्येक विषय पाठ्य पुस्तक का अद्यतीकरण यानी रिवीजन का कार्य अनिवार्य लग रहा है। क्या शिक्षा विभाग इस संबंध में कोई कार्य कर रही है? देखिए, हम लोग इस साल हम लोगों ने, लास्ट ईयर हम लोगों ने सिलेबस रिवाइज कर दिया है और जो नए किताब हैं तो रिवाइज सिलेबस पे हैं, जो अभी छपे हैं और एक तरह से विद्यालय में है, किंतु अभी रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए रिवीजन एक बार खत्म हो जाएगा तो स्कूल में ही उपलब्ध है, बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने इस बार रिवाइज किया और हम लोग का ये उद्देश्य है कि इस पाठ्यक्रम को नेशनल करिकुलम के अनुरूप किया जाए धीरे धीरे। तो अगला साल जो किताब आएगी, इस साल हम लोग बैठ के उसका नेशनल करिकुलम के अनुरूप उसको कर देंगे। मतलब ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है और नेशनल करिकुलम जो पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुरूप वो किताबें होंगी। हम नहीं चाहते हैं कि किसी मतलब कि वहाँ उसमें हम लोग पीछा हो जाए, और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और 2-3-4 महीना हम लोग वही रिवाइज करेंगे और प्रिंटिंग में भी चली जाएगी। तो 1 अप्रैल 2026 की जो किताबें हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित होंगी और हमारे बच्चे उस स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे। और हम लोग बिल्कुल इस बार रिवाइज, इसलिए हम लोग का उद्देश्य है कि पहले पिछले साल का कोर्स का रिवाइज करेंगे, नई किताबें इस बार सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हर महीने पढ़ाएंगे और धीरे धीरे करते करते हम लोग उसकी नई किताब की ओर बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टीचर्स हैं हमारे, तो इस हम लोग का जो प्रयत्न है कि हम लोग नेशनल लेवल पे एक रूपता लाएं और एक राष्ट्रीय स्तर का जो एजुकेशन करिकुलम है उसके रूप हम शिक्षा दे पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि टीचर्स हमारा साथ देंगे और इस साल मेहनत करेंगे। और मैं पुनः सभी को इस नए शैक्षणिक सत्र के लिए मेरी बच्चों को और टीचर्स को शुभकामनाएं, और मैं सभी टीचर्स का सहयोग चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।